ठाकुर, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मऊ जिला अंतर्गत ब्लॉक रानीपुर ग्राम सभा धर्मसिंहपुर में इस समय मौजूद है। आइए कुछ लोग ग्राम सभा के लोग भी यहाँ पे मौजूद है और बात करते हैं कि किसको ताज पहनाना चाह रहे हैं और किसको प्रधानी पद पे लाना चाह रहे हैं। आखिर चर्चा के विषय है कि कुछ ग्राम सभा के लोग यहाँ पे मौजूद है। शुभ नाम क्या है आपका? सर भूषण प्रसाद गुप्ता। अभी देखा जा रहा है चुनाव नजदीक है। जी सर। और समय भी नहीं है। जी जी। आप लोगों को प्रत्याशी कैसा चाहिए? जी, हमारे प्रत्याशी वो होना चाहिए कि सबके दुख सुख में सबका सहयोग कर सके, सबके साथ में रहे और अपने ग्राम सभा का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे और सभी लोगों से खुश रहे। हमको ऐसा प्रधान चाहिए। आपको ग्राम सभा में जो विकास कार्य कर सके। जी। आपका शुभ नाम क्या है? शंभू विश्वकर्मा। अभी देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है। जी। आपके ग्राम सभा के लिए किस तरह का और प्रत्याशी चाहिए और आपके ग्राम सभा के लिए क्या क्या चाहिए? हमारे ग्राम सभा के लिए पहले तो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है और जैसे नाली है, रास्ता है, चक्रोट है, उसको तंदुरुस्त भी कराना है। और जो प्रत्याशी हम लोगों के बारे में सोचेगा, हमारे लोगों के भविष्य के बारे में सोचेगा, जो हमारे बच्चों लोग के भविष्य के बारे में सोचेगा, उन लोगों के साथ वही प्रत्याशी लोग को हम लोग को प्रधान। ब्रिजेश यादव। किस मुद्दे के लिए आप चुनाव करना चाह रहे हैं? सर, हम मुद्दा हमारा ये है कि सबसे पहले तो जो भी प्रधान हो वो शिक्षित हो, ताकि हमारे समाज को शिक्षा की तरफ ले जाए और विकास कार्य करे। सब कुछ शिक्षा पर डिपेंड करता है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ हो सकता है। ये बड़ा मुद्दा है और जो भी प्रत्याशी लोग चुने ग्राम सभा के तो शिक्षित को चुने। अभी देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है जी। बहुत से लोग ग्राम सभा में लोग आएंगे जी और तरह तरह की लालच देंगे। जी जी। पैसा, कपड़ा, सारे चीज देंगे जी। तो किसको आप चुनाव करना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये हमको आज 2 दिन के लिए कोई भी जो है कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो हमारे समाज को ऊपर उठा सकता है, हमारे लोगों को आगे ले जा सकता है, उसको हमको चुनना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी के पैसे पर, किसी के कपड़े पर, किसी के मतलब देन लेन पर जाएं। ग्राम सभा के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए और क्या चाहिए? हम लोगों को प्रत्याशी वही चाहिए जो शिक्षित हो और शिक्षा पर मतलब उसका पूरा ध्यान हो, हर कौम के लोग शिक्षित हो जाएं और विकास कार्य में जैसे नाली है, खड़ंजा है, किसी का आवास है, जो गरीब है उसकी जो है मदद हो सके, ऐसा हमको प्रत्याशी चाहिए। मेरा नाम विशाल यादव है। मैं ग्राम सभा धर्मसिंहपुर का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा 12वीं तक मेरी कॉमर्स से हुई है। बनारस में मैंने पढ़ाई लिखाई करी और मैं बनारस का टॉपर था। 93% के साथ मैंने अपनी 12वीं पूरी की। उसके बाद विश्व में ख्याति रखने वाला मतलब कि हिंदू कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसकी पार्लियामेंट राजनीति मतलब जिसकी पार्लियामेंट की व्यवस्था पूरे देश में 2 ही प्रधानमंत्री होते हैं। एक प्रधानमंत्री देश का होता है और एक मैं जिस कॉलेज से संबंध रखता हूँ, जहाँ पे मैंने दाखिला हासिल किया, वहाँ पे था। और उस प्रधानमंत्री की व्यवस्था को, जो छात्र संघ का चुनाव हम लोग का होता है, वो स्वीडन और नॉर्वे और इटली तक चर्चित है। और वहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उन्होंने ये बात रखी थी कि ये विश्व स्तरीय एक ऐसी व्यवस्था है कि मैं युवा वर्ग में कोई अगर शिक्षित वर्ग जो है वो प्रधानमंत्री है तो वो एक हिंदू कॉलेज का होता है और एक पार्लियामेंट का होता है। फिर उसके बाद मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा था 2015 में। भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी था और लोगों का सेवा करने की एक चाहत थी, तो मैं चुनाव में आया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। फिर उसके बाद तुरंत मैंने समय व्यतीत ना करने का इच्छा करके मेरा सिलेक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं कांस्टेबल के लिए 2016 में सिलेक्शन हुआ मेरा। 2017 में मेरा SSC CPO से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2018 में मैंने वकालत में दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी में मैंने अपना वकालत में एडमिशन लिया और मेरी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ पेपर हैं जो कोरोना काल में पूरे नहीं हो पाए। और तो ये है मेरा एक संक्षिप्त परिचय। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही भी हूँ और राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित, सबका साथ सबके विकास के विषय को लेके हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से माननीय
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरित हूँ, मैं उनकी प्रेरणा लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस मैं उनको पूछता हूँ या मानता हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको सीखता हूँ और उनका अपने जीवन में अनुसरण करता हूँ। और उनकी जो दी गई शिक्षा है और जो रास्ते उन्होंने अपनाए समाज के उत्थान के लिए, उस पे मैं काम करता हूँ और उसी वजह से मैं आज इस चुनाव में हूँ। विशाल जी, जनता जानना चाहती जी। है चुनाव जीतने के बाद आप ग्राम सभा का किस तरह से विकास कार्य करेंगे? सबसे पहले पंचायती व्यवस्था जो बनाई गई थी वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे क्या था कि सेंटर होगा, सेंटर के बाद स्टेट की गवर्नमेंट होगी, स्टेट की गवर्नमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट और फिर पंचायत गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब ये था कि जब तानाशाही एक होती है जिसमें एक आदमी के हाथ में सब सत्ता रहती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज मतलब कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है जिसमें पंचायत व्यवस्था, और पंचायत व्यवस्था सबसे निचले स्तर की एक पिलर है, जो मतलब कि आप किसी पंचायत का जो नेतृत्व करता है वो हर व्यक्ति से डायरेक्ट संपर्क करता है। सरकार के द्वारा, कोई भी सरकार हो, केंद्र की, प्रदेश की, वो जो भी योजना चलाती है वो एक एक व्यक्ति तक उसका लाभ प्रधान के माध्यम से पहुंचता है। तो पंचायत व्यवस्था, प्रधान बनाया गया है वो पंचायत होता है। मैं क्या कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बैठता है तो अपने बेंच पे 15 से 25 वकील लेके बैठता है और वो तभी फैसला सुनाता है, वो डिस्कशन करता है हर एक चीज़ पे। वो जज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी 60, 70, 80 साल की उम्र होती है, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी उसे अकेले फैसला सुनाने का हक नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं प्रधान बन के सबसे पहले, मैं आज तक बहुत सारे लोग प्रधान रहे हैं, ठीक है, उसमें मेरे पिताजी भी प्रधान रहे, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं लेता हूँ। मैं अगर पिताजी का वसीयत चलाना होता तो मेरे बड़े भाई उसको चलाते, लेकिन मैं योग्यता और मेरा इंटरेस्ट था समाज सेवा में, राजनीति में, इसलिए हूँ। तो ये मैं तय किया हूँ कि मेरी प्रधान जब बनूंगा तो मेरा कार्यकाल पहले दिन से, मेरा कार्यालय पंचायत भवन होगा, मैं वहीं से करूंगा। पंचायत भवन के जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, चाहे वो कोठेदार होगा, चाहे वो लेखपाल हो गए, चाहे वो सेक्रेटरी होंगे, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, वो सब लोग गांव वालों को एक फ़ोन कॉल पे वहीं पंचायत भवन पे मिलेंगे। वहीं एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहां सब कागज़ पत्तर, हर एक चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। फिर उसके बाद मुझे गांव के शिक्षित और हर समाज के व्यक्तियों को, जो समझदार हैं, जो जानकारी रखते हैं, पुरानी सारी चीज़ों का इतिहास जानते हैं और वो एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता है, ऐसे 30-40 लोग जो बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, बड़े हैं, उन लोगों की एक टीम बना के मैं एक पंचायत व्यवस्था बनाना चाहता हूँ। वो लोग, जैसे क्या होता है कि गांव में छोटा छोटा विषय होता है, लोग डीडीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस, कोर्ट कचहरी में अपना जीवन बिता देते हैं। वो उनको कभी ये मौका नहीं मिलता है कि अपने बच्चे के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें। वो बेचारे एक बित्ता ज़मीन के लिए अपना पूरा जीवन लाख लाख 2-2 लाख रुपया बर्बाद कर देते हैं। तो उनको मैं जागरूक करूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा, उनको समझाऊंगा और उनको बोलूंगा कि आप पंचायत, और एक ऐसी मजबूत पंचायत बनाऊंगा जिस पे लोगों का विश्वास होगा। और मेरा ये मानना है कि एक मजबूत पंचायत, कोर्ट कचहरी और चीफ जस्टिस और जो भी व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था है, सबसे मजबूत और सबसे उचित, सबसे न्यायी, सबसे धार्मिक फैसला पंचायत सुना सकती है। इसलिए मेरा पुरजोर एकदम बिल्कुल मेरा निष्ठा है कि मैं एक मजबूत पंचायत बनाऊं गांव समाज के लोगों के सहयोग से। राजनीति कब से आप आए हुए हैं? राजनीति में मैं 2012 से हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन छात्र संघ से शुरू हुआ। मैं विद्यार्थी परिषद में स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से जुड़ा और तब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद में 8 से 9 साल रहा। संघ का शिक्षण हुआ मेरा प्रथम वर्ष। उसके बाद मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा भारतीय जनता युवा मोर्चा में, और अभी फिर से मैं पार्टी में लगा हुआ हूँ। और एक इस जन्मभूमि से मेरा नाता है, और चूँकि मैंने समाज देखा है, दुनिया देखा है, विकास कैसे हो सकते हैं। विकास मैं ये नहीं कहना कि मुझे विकास करना, मैं आपको एक एक विषय बताता हूँ। विषय थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं विषय रखूँगा। फिर जैसे शिक्षा व्यवस्था है, आप एक मास्क खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, तो सरकार को किसी न किसी माध्यम से 1 पैसा 2 पैसा जीएसटी दे रहे हैं। सरकार उन पैसे को इकट्ठा करके हमारी सुविधा के लिए, आवास, शिक्षा के लिए, प्राइमरी पाठशाला, स्वास्थ्य व्यवस्था और सारी चीज़ों पर काम करती है। तो प्रधान की जिम्मेदारी हर एक चीज़ में होती है। एक प्रधान जिम्मेदार होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अगर प्राइमरी पाठशाला में हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है तो वहाँ की जिम्मेदारी भी प्रधान की होती है। स्वास्थ्य केंद्र में अगर डॉक्टर जो लगे हुए हैं, कर्मचारी जो लगे हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी अगर जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उसको भी टाइट करने का काम प्रधान का होता है।
और अगर पुलिस प्रशासन, आप देख रहे हैं आज थोड़ा कुछ ऐसे मानसिकता के भी लोग नौकरी पा जाते हैं जो जिनको क्या होता है कि नौकरी मिलती है तो उसको जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, उसको एक माध्यम पैसे का समझते हैं। उन लोगों को भी अपने प्रभाव से उनको सही रास्ता दिखाने का, ताकि वो हमारे गांव सभा के हमारे गरीब और कमज़ोर लोगों को सताएं नहीं, परेशान नहीं करें, उनके साथ उनका जो कार्य है, जो उनका कानून व्यवस्था चलाना है, उसी तक निहित रहें और वो अच्छे तरीके से काम करें। आगे मेरा मुद्दा है कि मैं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं, हमारा गांव जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। हमारे गांव में जो बाज़ार हमारी नहर है, वहाँ पे 20 से 25 गाँवों का निकास है। मैं चाहता हूँ कि मैं धर्मसीपुर नहर को एक ऐसा मार्केट बनाऊँ, चूँकि पूर्वज हमारे बताते हैं कि ये गांव हम लोग का बाजार हुआ करता था, पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पे बाजार करते थे। मैं पुरानी अस्मिता को स्थापित करके मैं नहर बाजार को जितनी मेहनत करके खुरहट और अगल बगल के सारे बाज़ारों से मजबूत बाज़ार बनाना चाहता हूँ। यहाँ हर एक व्यवस्था करना चाहता हूँ, चाहे वो पानी की हो, नाली की हो, हर एक चीज़ मजबूत करके, बस स्टैंड बना के। तब क्योंकि क्या है कि यहाँ पे निकास ज़्यादा लोगों का है, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि हर एक दुकानें नहीं हैं। उन सबको लोगों को प्रोत्साहन करूँगा, मैं उनको सिखाऊँगा हर तरीके से कि कैसे रोजगार किया जाता है, क्या है। एक नई चीज़ जो मैं आप इस बार लेके आया हूँ, मैं धर्मसीपुर ग्रामीण बैंक की एक स्थापना करने जा रहा हूँ ट्रस्ट के माध्यम से। अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे गांव के लोग होते हैं जिनके अंदर कला होती है, काम करने की इच्छा भी होती है, लेकिन बेचारे क्या होता है कि 2000-5000 उनके पास व्यवस्था नहीं होता है, वो महीनों बैठे रहते हैं बेरोजगार। मैं एक छोटा सा बैंक बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कहाँ से लाऊंगा। पैसा उसके लिए जो गाँव की सरकारी संपत्तियां हैं, जैसे कि तालाब हो गए और भी सारी संपत्तियां हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उनमें मैं कार्य करूंगा, फिशरी का, चाहे सिंघाड़ा डालने का, चाहे और भी जो भी रोजगार कर सकता हूं, उससे मैं पैसा निकालूंगा और जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसमें मैं बैंक में इकट्ठा करता रहूंगा। और ट्रस्ट के माध्यम से गांव के 10-12 लोग ट्रस्टी होंगे, वो लोग फैसला करेंगे किसको किस तरीके से सहयोग करना है। तो ये मेरा एक लक्ष्य है कि इस व्यवस्था का स्थापित करना है। महिलाओं को क्या होता है कि पुरुष वर्ग कमाता है तो उसका घर परिवार चलाने में सारा पैसा खत्म हो जाता है, जो भी कमाई होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर जो औरतें होती हैं गांव की, वो खाना पीना के अलावा और कोई उनके पास कार्य नहीं होता है, मैं उनको चाहता हूँ कि जो कुटीर उद्योग होता है, कुटीर उद्योग हर मोहल्ले में अलग अलग व्यवस्था बना के कुछ न कुछ उत्पादन करना और उसकी मार्केटिंग, हमारे युवा भाई जो हैं, जो उन लोगों को कुछ रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, मैं उनको सिखाऊंगा कि कैसे मार्केटिंग की जाती है। वो लोग जाएंगे, अपने मार्केट को बेचेंगे। पहले हम लोग आसपास के क्षेत्र में, फिर जनपद में पूरे, फिर प्रदेश में हम अपने प्रोडक्ट को सिखाएंगे, दिखाएंगे और उसका करेंगे। और इस तरीके से हर घर की माँ के खूटा, उसके जेब में कुछ पैसा रहेगा, तब कभी वो अपने बच्चों के सामने बेबस नहीं होगा। मेरी ये व्यवस्था है और इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसको मैं एक संवेदनशील तरीके से हर परिवार में मिलके सब लोगों से उनके दुख कष्ट जान के, कैसे कोई लड़का पढ़ रहा है, होता क्या है ग्रामीण परिवेश में लड़का बहुत, आप देखेंगे बहुत सारे युवा होते हैं 10वीं-12वीं तक बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि 12वीं के बाद या तो पिता असमर्थ होता है या तो उनको कुछ गाइडेंस नहीं मिलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या पढ़ाई करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने, हमारे क्या है कि पूर्वजों के द्वारा एक धरोहर दी हुई है, कुश्ती होती है हमारे गाँव में, और उस कुश्ती को बस हम लोगों ने क्या है कि एक खेल की तरफ रख दिया है, लेकिन उसको मैं एक जीवन शैली बनाना चाहता हूँ। एक इंडोर स्टेडियम बना के उस व्यायामशाला को स्थापित करूँगा, उसमें गांव के 10-12 लड़के जो भी इच्छुक होंगे वो व्यायाम करेंगे, और केवल उनको मुस्टाइल पहलवान ही नहीं बनाना है, उनका बौद्धिक विकास भी होगा, उनको शिक्षा दीक्षा देके, जैसे भी प्रशासनिक सेवा, चाहे पुलिस में, चाहे फौज में, ऐसे कोई हो, उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा। मैं सभी ग्रामवासियों से और सभी प्रदेश देशवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये एक प्राकृतिक महामारी है, इसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से लेना है और हमें अपने आप को भी बचाना है और समाज को भी बचाना है। तो इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे, क्योंकि क्या होता है कि एक गाना है, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यही मेरा समाज से निवेदन है कि एक अकेला किसी चीज़ से नहीं लड़ सकता है। आप सभी लोग सहयोग करें, केंद्र सरकार का इसमें सहयोग करें, समाज में जागरूकता फैलाएं, इसको सीरियसली लें, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन आ रही है उसका पालन करें, और जो भी वैक्सीनेशन का कार्य मई में, 1 मई से शायद स्टार्ट होने वाला है। अभी बुजुर्गों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, जो लोग बच गए हैं वो लोग वैक्सीनेशन कराएं, और जो भी